हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं बीएसटी 12th क्लास। ठीक है दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टडीज़। आपको पता होगा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन जो दोस्तों है आपका 60 मार्क्स का है, ठीक, और पार्ट टू आपके पास 40 मार्क्स का है। दोस्तों पार्ट टू में हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद है दोस्तों मार्केटिंग, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और लास्ट में है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर स्पेलिंग गलत नहीं, ठीक है, शिप डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो 40 मार्क्स का है इसमें हमें ये 5 टॉपिक डिस्कस करने, ठीक। और जो पार्ट वन है ये टोटल आपका मैनेजमेंट के ऊपर है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी चर्चा का विषय पहले पार्ट सेकंड होगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट सेकंड में दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इससे पहली बात आपको ये देखना होगा कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस दोस्तों और कुछ नहीं होता, बेसिकली पैसा होता है, ठीक। तो मैनेजमेंट कहाँ होता है? यूजुअली हम जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो बिजनेस में होता है। तो हमारे पास एक टर्म आता है बिजनेस फाइनेंस। क्या आता है दोस्तों? एक टर्म आता है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड टू फॉर money required for carrying business activities। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, एक बिजनेस है, ठीक। इस बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो पैसे की नीड होती है, इसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बिजनेस फाइनेंस, ठीक है दोस्तों। अब एक छोटी सी बात है कि बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों है या फिर किन किन कारणों से इसकी नीड पड़ती है। सबसे पहली बात दोस्तों, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। अगर आपको किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, टू रन बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बाद उसे रन करना है, उसके ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। टू मॉडर्नाइज बिजनेस। अगर बिजनेस को मैं एडवांस करना चाहता हूँ, मॉडर्न करना चाहता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ख़रीदना चाहता हूँ, तो भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है।
टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई बिजनेस। अगर बिजनेस को मैं ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूँ, इसके दायरे को बढ़ाना चाहूँ, तो भी मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है। इसे अलग अलग डायरेक्शन में मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहूँ, मतलब पहले मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो डाइवर्सिफाई करूँ या फिर एक्सपैंड करूँ, इसके लिए भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, फाइनेंस का मतलब तो पैसा होता है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि वो मतलब मनी रिक्वायरमेंट टू द बिजनेस। क्यों? कैरिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटी। इस बिजनेस को कैरी करने के लिए जिन जिन कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ये बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। और बिजनेस फाइनेंस की नीड जो है वो इन कारणों से है। अगर मुझे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है तो पैसा चाहिए, बिज़नेस को रन करना है तो पैसा चाहिए, बिज़नेस को मॉडर्न करना है, एडवांस करना है तो पैसा चाहिए, बिज़नेस को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई करना है तो भी पैसा चाहिए। तो इन कारणों से मुझे फाइनेंस की नीड पड़ती है। दोस्तों जो फाइनेंस की नीड है, इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं कुछ तो, और कुछ इसकी लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं। ठीक दोस्तों, अगर मैं लॉन्ग टर्म नीड्स की बात करूं तो मुझे मशीनरी की ज़रूरत है, ठीक। और शॉर्ट टर्म नीड्स की बात करूं तो मुझे स्टॉक की ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म नीड्स जो होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात करता है, और शॉर्ट टर्म नीड्स जो है ये वर्किंग कैपिटल की बात करता है। आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो बिजनेस को अपनी एक्टिविटी कैरी करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो बिजनेस फाइनेंस है। और बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि बिजनेस को इस्टेब्लिश, रन, मॉडर्नाइज, एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई करना है। बिजनेस फाइनेंस की नीड दो तरीके से हो सकती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। चलिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इस बात को देखते हैं। अगर इस टर्म को मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो एक फॉर्म है, ठीक। इस फॉर्म को पैसे को मैनेज करना है। पैसा है इसके पास या फिर पैसा कहीं से आएगा, इस पैसे को मैनेज करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैनेज है, यानी मैनेजमेंट ऑफ पैसा या मैनेजमेंट ऑफ मनी, इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों आखिर होता क्या है? अब फाइनेंशियल यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ बेसिक डिसीजंस लिए जाते हैं। वो क्या कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, और हम अपने पास कितना रखेंगे, ठीक। मतलब अपने पास कितना पैसा रखेंगे। बेसिकली ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, 1, 2 और ये 3, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब पैसा कहाँ से आएगा, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे फाइनेंस के बारे में बात करना है। इसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल डिसीजन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइनेंशियल डिसीजन। पैसा कहाँ जाएगा, इसे कहा जाता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे, खैर ये तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों।
ठीक। उसके अलावा जहाँ से हम पैसा लेके आए हैं, आपको मालूम है जो फर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं, या डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं, या फिर मनी लैंडर होते हैं। मैं इसे एक और नाम से जानता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ, यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, ठीक। तो अगर मैं इनसे पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कहाँ से कितना पैसा मुझे कलेक्ट करना है, कहाँ से कितना पैसा रेज करना है, ये फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है, ठीक। उस पैसे को कहाँ लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है, ठीक। जहाँ पे पैसा लगाया वहाँ से कुछ हमें रिटर्न मिला, ये रिटर्न इनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिटर्न मतलब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ठीक, ये कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। ये क्या कहलाता है दोस्तों? डिविडेंड डिसीजन, ठीक। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लिए जाते हैं। एक फाइनेंशियल डिसीजन कि पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा कहाँ लगेगा, और डिविडेंड डिसीजन जिनसे पैसा रेज किया है उन्हें कैसे कैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आप ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसी को मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस कहते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। और एक कंपनी में जितना इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, कंपनी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, एक बहुत सिंपल सी बात है कि फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन effective financial management concerned with optimal procurement as well usage of फाइनेंस। दोस्तों एक मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आपने दोस्तों देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस है। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि फाइनेंस कहाँ से आया है, फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और जिनसे पैसा हमने रेज़ किया है उन्हें पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों एक यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो देखिए क्या है। वो कहता है फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कह रहा है वो कि फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर नहीं है तो फ्यूचर ऑफ बिजनेस में बी इन डेंजर, और अगर बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आप फ्यूचर में काफ़ी हद तक ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद किसके, ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। दोस्तों इसमें 2 वर्ड यूज किए गए, वो 2 वर्ड क्या है, एक था ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट और एक है यूसेज ऑफ फाइनेंस।
दोस्तों बेसिकली ये बताता है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है लाना, मतलब कि एक तरह से रेस करना, ठीक। आप पैसा कहाँ से रेस कर रहे हैं। और यूसेस ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कहाँ कर रहे हैं पैसा, वो जो आपने रेज किया है। एक छोटी सी बात है दोस्तों, ये ऑप्टिमल क्या होता है? ऑप्टिमल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए लोन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 8% फ्रॉम बैंक, और आपको 1 लाख ही लोन मिल रहा है, तो 9% फ्रॉम योर पर एनम फ्रॉम योर रिलेटिव, तो इसका मतलब है आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यही सेलेक्ट करेंगे ना आप। इसी को कहा जाता है ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट। मतलब जो आपने फंड रेज किया है वो ऐसे सोर्स से हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको बेहतर रिटर्न दे, ठीक। और यूसेज ऑफ फाइनेंस में आपने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है वहाँ से अच्छा आपको पैसा रिटर्न मिले, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट है ये क्या कहता है? हमारे पास ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट कहता है कि डिफरेंट सोर्सेस आर आइडेंटिफाइड इन and compared in terms of their cost and associated risk। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट में आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, उन पे हमें कितना कॉस्ट रिटर्न करना पड़ सकता है, ठीक। साथ ही साथ ये देखना होता है कि उनके साथ रिस्क क्या अटैच है। मतलब जो आपने पैसा रेस किया है वो पैसा अपने साथ एक रिस्क भी लेके आता है, तो वो रिस्क किस तरीके से फर्म को एडवर्स इफेक्ट डालेगा आपको ये भी सोचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने कहीं से 10 लाख रुपए लोन ले लिया किसी बैंक से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक। तो इस केस में आपको 1 लाख पर एनम आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसका मतलब है कुछ कमाओ या ना कमाओ, आपको 1 लाख तो इंटरेस्ट के कमाने ही होंगे, ठीक। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। ये कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। आपको इतना पैसा तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक। तो आपको एटलीस्ट 1 लाख कमाना है। तो मैं यही चीज़ कह रहा है कि पहले तो डिफरेंट सोर्सेस को पहचानो, उन्हें आपस में कंपेयर करो उनके कॉस्ट के रिस्पेक्ट में और एसोसिएटेड रिस्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब आप जो सोर्स है उसे जो कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करते समय 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, उन पे कॉस्ट कितनी लगेगी और उन पे रिस्क कितना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यूसेस ऑफ, अगर फाइनेंस की बात करें तो यूसेस ऑफ फाइनेंस कहता है इन्वेस्टमेंट इन अ वे दैट कॉस्ट शुड बी recovered or return should be excess of should be exceeds cost। क्या कह रहा है दोस्तों? यूसेस ऑफ फाइनेंस में वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन अ वे, आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट इन अ वे दैट पहले तो कॉस्ट आपकी रिकवर हो और जो आपको रिटर्न मिला है शुड बी एक्सीड कॉस्ट। मतलब रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो कॉस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है, वरना इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं यूसेस ऑफ फाइनेंस। तो हमने क्या देखा कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखते हैं
कि मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बेसिकली जुड़ा हुआ है दो चीज़ों से, बेसिकली दो चीज़ों से कंसर्न है। एक तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और दूसरा यूसेस ऑफ फाइनेंस। ठीक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, ये डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये सभी जो डिसीजंस हैं वो इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। इनका मोटिव एक ही होता है, या तो जो मैं फंड रेज कर रहा हूँ वो ऑप्टिमल हो, और दूसरा जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो उस फाइनेंस का बेहतर यूज़ हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एम क्या है, वो क्या चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहता है वो चाहता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सेकंड वो चाहता है कीपिंग रिस्क अंडर कंट्रोल। वो कहता है कि अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। वो दोस्तों कहता है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स। दोस्तों वो कहता है अवॉइडिंग आइडियल फंड। अब ये क्या है इस बात को समझते हैं दोस्तों। अगर हमसे कोई पूछता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली एम क्या होता है, तो दोस्तों इसका एम सिर्फ यही होता है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, तब हम ये देखते हैं कि सस्ता कॉस्ट कहाँ से मिल रहा है। 8% था, 9% था, 10% था, तो ऑब्वियस है मैं यहाँ जाऊँगा। तो पहला तो टारगेट है इसका कि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे। ठीक, सेकंड थिंग हमारा कीपिंग रिस्क अंडर कंट्रोल। ठीक, सपोज़ दोस्तों मुझे 100 लाख लोन लेना है। ठीक, और इस पे 10% पर एनम ब्याज है। ठीक, तो अगर 100 लाख का 10% निकालेंगे हम तो 10 लाख होगा। अगर मैं कमाता ही 2 से 6 लाख हूँ तो मैं इसे पे कैसे करूँगा, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं उतना ही रिस्क, मतलब जो रिस्क फैक्टर है, मतलब कोई भी स्टेप लूँ, जो चीज़ें हैं वो मेरे कंट्रोल में रहे, जो रिस्क है वो मेरे कंट्रोल में रहे, कंट्रोल से बाहर ना जाए। अगर मैं 6 लाख तक कमाता हूँ और मैंने 1.5 लाख का इंटरेस्ट पे करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 लाख में अगर 5 लाख 6 लाख का मैं इंटरेस्ट भरूंगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं रिस्क उतना ही लूँ जितना कंट्रोल में है, मतलब मैं जितना कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक, तो सेकंड पहला पॉइंट क्या है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, और दूसरा रिस्क को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक, तीसरा क्या था कि अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। ये फंड्स है दोस्तों, ये क्या है, फंड। ठीक, तो जो फंड है उसे जहाँ पर भी आपने डिप्लोमेट किया है वो उसका इफ़ेक्टिव तरीके से, मतलब उसे बेहतर तरीके से यूज़ हो पाए। ठीक, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, आपने फ़ंड रेज़ किया बाहर से, और उस पैसे को जहाँ पर भी आपने रखा है वहाँ पे अगर आइडियल पड़ा हुआ है तो किसी काम का नहीं है वो। या फिर
आपने किसी ऐसी मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो आपको आफ्टर 2 इयर्स यूज़ होने वाला है, तो वो भी पैसा आपका वेस्ट है, वो भी पैसा दोस्तों आपका वेस्ट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जहाँ पे भी पैसा फंड को डिप्लोमेट कर रहे हो वो आपकी मतलब वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो और वो अचीव करे जो आप चाहते हो, जो डिज़ायरिटी है आपकी वो अचीव करे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इंश्योरिंग अवेलेबल ऑफ इनफ फंड, मतलब क्या है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी पैसों की फर्म में, तो एटलीस्ट चाहे वर्किंग कैपिटल हो चाहे फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, किसी भी तरह के फाइनेंस की ज़रूरत हो, आपको मतलब एट अ टाइम आपके पास वो फंड हो। बात समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही आइडियल फंड ना हो, क्योंकि आइडियल फंड अपनी पैसे आपको मालूम है मनी अर्न मनी। ठीक, तो अगर मैंने संदूक में पैसे दबा के घर में छुपा के रखे हुए हैं तो वो आइडियल है, वो किसी काम के नहीं है। ठीक, तो बेहतर क्या होगा, उससे ऐसी जगह लगाओ जहाँ से मुझे रिटर्न मिले। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने सारे एक्सेस अमाउंट को, सारी सेविंग्स को या जो भी सरप्लस है आपके पास उसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। इस केस में आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको उतना पैसा तो रखना ही रखना है जिसकी ज़रूरत हमें किसी भी टाइम पड़ सकती है। अगर इससे ज़्यादा पैसा है आपके पास तो फिर आप आइडियल मत रहने दो, उसे किसी ऐसे काम में, किसी प्रोडक्टिव काम में पैसा लगा दो। ठीक, तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारे पास मेनली ऑब्जेक्ट एम होता है वो होता है कॉस्ट को कम करना, रिस्क को अंडर कंट्रोल रखना और इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स करना। मतलब जब ज़रूरत हो इनफ फंड रेज करना या अवेलेबल होना, या फिर आइडियल फंड को अवॉइड करना। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोस्तों एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक फर्म्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चलिए मैं आपको इसे समझाता हूँ। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस है, बेसिकली एक फर्म के पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन यूजुअली अगर बिजनेस में आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है तो आप ये ऑब्जेक्टिव फॉलो कभी नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको कुछ समय के लिए तो प्रॉफिट दे देता है, लेकिन मार्केट में आपकी गुडविल एक बार चली आए तो दोबारा नहीं आती। ठीक, मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट बनाया कोई 10 रुपये का, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपने उसे बेच दिया 30 रुपये या 40 रुपये का। ठीक, या फिर आप इसे इस तरीके से कहिए कि जो आप इसे इस तरीके से कहिए कि एक कस्टमर आपके पास आया जो आपसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है और वो प्रोडक्ट आप उसे 40 का सेल करना चाहते हैं। ठीक, आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के कारण यूजुअली जो प्रोडक्ट इसे चाहिए उस पर आपका खर्चा जो होता है वो 30 रुपये का होता है, लेकिन आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के कारण क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है वो आपने चाइना से मैन्युफैक्चर करवाया और चाइना ने आपको वो 20 रुपये में बना के दे दिया। आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो कस्टमर है एक बार आपसे ख़रीदने के बाद दोबारा नहीं आएगा, गया कस्टमर आपका। ठीक, क्योंकि अगर उसे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी तो दोबारा नहीं आने वाला। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचते सोचते प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, कस्टमर्स जाने लगते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे।
हाँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों ये? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ wealth that is increase in value of प्राइस ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या दोस्तों? सपोज मेरे पास कुछ शेयर होल्डर्स हैं, और इनके पास 100 शेयर्स हैं। ठीक दोस्तों, अगर मुझे इन्होंने जो शेयर्स खरीदे थे वो 20 रुपये के अकॉर्डिंग खरीदे थे, यानी इन्होंने कितने रुपए दिए होंगे? इन्होंने दिए होंगे मेरे पास दिए होंगे 2000 रुपये दिए होंगे। ठीक, अगर मुझे इसकी संपत्ति को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना होगा। अगर ये 100 हो जाते हैं तो मेरा जो ये वैल्यू है नया वो 10,000 का हो जाएगा। वेल्थ मैक्सिमाइज अपने आप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ बेसिकली कुछ नहीं होता, ये होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स। मतलब आपको शेयर्स के प्राइस को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए जब हमें शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करना होता है तो हमें 3 तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल डिसीजन भी जिसे हम मैनेजमेंट डिसीजन भी कहते हैं। एक हो गया फाइनेंशियल डिसीजन, एक हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एक हो गया डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों, ये जो 3 डिसीजंस लेते हैं वो बेसिकली शेयर्स के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए ये डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब ये इस तरीके से ये तीनों डिसीजन लिए जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन ये शेयर्स के प्राइस में करे, शेयर्स के प्राइस को किसी ना किसी तरीके से ये इंक्रीज करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज हमने जाना कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट क्या होता है, यूसेस ऑफ फाइनेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अगली क्लास में दोस्तों हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, आपके दोस्त जो भी 12th में हैं, ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया।